नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, नई नई बीमारियां दस्तक दे रही हैं। आज आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके मनोरंजन के लिए हम नई नई कहानियां लेके आए हैं। दोस्तों, आज छायावाद की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री महादेवी वर्मा की कहानी है कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि वह दोनों का कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या हूँ। तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर किसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़फना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि 8 घंटे काम करता तो 2 घंटे वर्चिलम पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर उन दोनों को उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों का एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न था। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत न होती। यह तो उनकी प्रकृति थी कि विचित्र जीवन था उनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों में अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियों भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बांध कर खा लेते। 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत से 60 साल की उम्र काट ली थी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही की पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों के अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो किसी खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से वह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और दोनों ने बेगैरत का दोजख भरती रही। जब से वह आई वह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने में भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्रियाज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख लो तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव का भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूँ। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुँह भी नहीं देखा। आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उस तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। लोग अभी तक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे, वही ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ उसकी
वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार सुन समूह में शामिल होने के बदले बाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें शक्ति न थी कि बैठकबाजों का नियम और नीति का पालन करता। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसकी तस्कीन तो ही थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और उसकी सरलता है निरीता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल गए। हालांकि उस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उसे दावत में जो तृप्ति मिली थी उसके जीवन की याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबका भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी सबको। छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाईं और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। क्या बताऊं कि उस भोज में क्या मिला था। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी न पिया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल स्वासित कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते कि नहीं चाहिए पत्तल पर हाथ रखते हुए भी, मगर वह है कि दिए जाते। जब सबने मुंह धो लिया तो फिर पान इलायची मिली, मगर मुझे पान लेने की सुधि कहाँ थी। खड़ा हुआ न जाता था। चटपट जाकर उसने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब क्या खिलाएगा? जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कभी कमी नहीं आई। खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने एक 20 पूरियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियार मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा, उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय कर के छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार उन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास पहुंच गए। वह उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम न आने के लिए पूछा, क्या है बेघिसुआ, रोता क्यों? अब तो कहीं का दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया। मुद्दा वह हमें दगा दे गई।
अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा, मालिक तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था सब किया, सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी कि उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसकी द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कहकर चल दूर हो यहाँ से, यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन एक क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर दे दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। इस तरह उसका ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतरा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। उधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियाँ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेबसी पर आंसू गिराकर चली गईं। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग छात्र हैं तो आपके लिए ये कहानी बहुत शिक्षाप्रद है। इसका अगला भाग लेके बहुत जल्दी आएंगे। नमस्कार।